नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। मैंने अपने ग्रुप पर पूछा था कि क्या मुझे लोअर पीसीएस की क्लासेस चलानी चाहिए, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल चलानी चाहिए, और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, इन क्लासेस को हम चला सकते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आया हूँ हिस्ट्री का। क्योंकि अगर आप देखो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या जो लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है सिलेबस, सब लोगों ने देख रखा है। सिलेबस मैं या नहीं बताऊंगा, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस आपके पास होगा। तो सिलेबस को अगर आपने देखा होगा तो वहां पर आपको 5 अंक में इतिहास देखने को मिलता है ना। और 5 अंक में भी अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें आधुनिक भारत का एक अच्छा खासा पोर्शन है, और मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक भारत से सवाल ज़्यादा आएंगे पेपर में, इतिहास में। तो इसीलिए ये मैं आपके लिए आधुनिक भारत का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लेकर के आया हूँ, जिसमें हम पूरा का पूरा आधुनिक भारत कवर कर लेंगे एक ही लेक्चर में, है ना। बाद में इसके डिटेल वीडियोस भी हम लेकर के आएंगे, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा आधुनिक भारत पूरा का पूरा इसी लेक्चर में। और अगर आप इसको रिवीजन के तौर पे देख रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से पेपर में सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरी टाइमलाइन यहाँ बना रखी है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिक भारत की जो स्टार्टिंग होती है साथियों, वो होती है यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन से। ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे सीधे टॉपिक पर आता हूँ। तो आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया की जो स्टार्टिंग है साथियों, वो है यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन से। तो यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन से ही पहला प्रश्न पूछ लेता है कि आखिरकार कौन कौन सी यूरोपियन कंपनियां भारत में आई। तो उनका एक क्रम है छोटा सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले कौन आए भैया? सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगीज। उसके बाद आए कौन? उसके बाद आए डच, उसके बाद आए अंग्रेज, और उसके बाद आए कौन? फ्रांसीसी। इनका क्रम आप लोग याद रखना, ये पेपर में पूछ लेता है। इनमें भी जो सबसे पहले आए वो कौन आए? पुर्तगाली। याद रखना, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, ठीक है। इसमें बीच में डेनिस भी आए थे, लेकिन उनका कोई इतना प्रभाव नहीं रहा था कि वो कुछ ऐसा कर सकें जो इतिहास में बहुत ज़्यादा लिखा जाए। इसीलिए इन्हीं चारों को हमें बेसिकली पढ़ना होता है। स्टार्टिंग आधुनिक भारत की यहीं से होती है। तो स्टार्टिंग से अगर हम इसकी पहली टाइमलाइन बनाएंगे तो पहला जो इसमें पॉइंट आएगा वो आएगा साथियों, पहला जो इसमें पॉइंट आएगा वो आएगा 1498 का। याद रखना, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। 1498 में क्या हुआ साथियों? 1498 में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम है वास्को डिगामा, वो भारत आया। वास्को डिगामा भारत आया। पेपर में सवाल पूछ लेता है वास्को डिगामा भारत कब आया, तो आप लोग बताओगे वास्को डिगामा भारत आया 1498 में। कहाँ आया? ये आया कालीकट में, केरल में आया। उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो उस समय वहाँ का राजा था साथियों जमोरिन। जमोरिन वहाँ का राजा था, और उसके समय में ये भारत आया। क्या ये भारत आने के लिए प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी बार्थोलोमियो डियाज और भी कई ऐसे नाविक रहे जो भारत आने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। सवाल उठता है भारत आ ही क्यों रहे थे? तो भारत आने का जो इनका कारण था साथियों, वो था भारत में मिलने वाली चीज़ें, जैसे मसाले, जैसे रेशम। ये बहुत ज़्यादा फेमस थे यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठंडे देशों में, क्योंकि मसाले जितने भी होते हैं गर्म होते हैं। तो ये सब लोग भारत आना चाहते थे, भारत से व्यापार करना चाहते थे, और भारत के साथ व्यापार करके बढ़िया मुनाफा कमाना चाहते थे। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है कि भारत की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा। ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की है, बल्कि भारत के लिए नए रास्ते की खोज करने वाला व्यक्ति था वास्को डिगामा। भारत तो हमेशा से था, खोज तो उसकी की जाती है जो मौजूद ही ना हो। क्या वास्को डिगामा से पहले भारत नहीं था? क्या यूरोप के लोग भारत को जानते नहीं थे? बिल्कुल जानते थे भाई, क्यों नहीं जानते थे। लेकिन इसके लिए सही स्टेटमेंट क्या होगा कि वास्को डिगामा भारत आने के लिए नए रास्ते की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। पेपर में इससे जुड़ा एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो भैया पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कोचीन में। याद रखना, ये थी इनकी पहली फैक्ट्री। फैक्ट्री से आप ये मत समझना कि यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ जूता चप्पल सामान कुछ बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री का सीधा सा मतलब है कि ये इनके रहने का स्थान था, जहाँ पर ये लोग रहते थे और अपना सामान को सुरक्षित रखते थे। तो ये आप लोग ध्यान रखना, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पुर्तगालियों के भारत में पहले गवर्नर कौन थे भाई? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पुर्तगालियों के भारत में पहले गवर्नर थे फ्रांसिस डी अल्मीडा। इस व्यक्ति का नाम याद रखना, पेपर में आता है, फ्रांसिस डी अल्मीडा। इस व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखना, ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर है।
इनसे जुड़े और भी फैक्ट है, लेकिन वो जब हम डिटेल क्लास लेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी हम केवल एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, एक टाइमलाइन हम लोग बना रहे हैं जो हमारे लिए पेपर में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहली घटना 1498 में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, अच्छा इनसे जुड़े कुछ फैक्ट और भी हैं जो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। पुर्तगालियों की बात करें तो देखिए 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को विकसित किया, और गोवा में आज भी हमें पुर्तगाली संस्कृति देखने को मिलती है, क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों का पूरी तरीके से प्रभाव था और गोवा पूरी तरीके से पुर्तगालियों के अधीन रहा आज़ादी के बाद तक। तो पुर्तगाली प्रभाव भारत में बहुत लंबे समय तक बना रहा। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है साथियों सन 1600 में। सन 1600 में दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है। वो घटना क्या है साहब? तो वो घटना है सन 1600 में स्थापना हुई साथियों किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना हुई। जिस तरीके से यूरोपियन कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही थी, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा कि हम भी भारत जाएंगे और व्यापार करेंगे। इसीलिए 1599 में कुछ व्यापारियों का समूह मिलता है एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ उस समय वहाँ की रानी थी और कहते हैं हमें भी एक कंपनी बनानी है, और फाइनली सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ करके एक कंपनी बनती है, जिसी को हम शॉर्ट में कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी स्थापित होने के साथ भारत के लिए व्यापार करने को तैयार हो गई। भारत में पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई व्यक्ति आया, वो आया सन 1608 में। ठीक है, वो आया साथियों 1608 में। 1608 में कौन आया साहब? 1608 में भारत आया कैप्टन हॉकिंस। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, इस व्यक्ति का नाम है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया। कहाँ आया? सूरत में आया। किसके दरबार में आया साहब? जहांगीर के दरबार में आया। ये सब पेपर में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं, इसको आप नोट कर लेना। जहांगीर के दरबार में आया। हालांकि जब ये वहाँ से चला था इंग्लैंड से, तो उस समय भारत का राजा हुआ करता था अकबर, इसीलिए इसके पास जो लेटर था रानी का वो अकबर के नाम का था। लेकिन अकबर तब तक स्वर्गवासी हो गए, तो फाइनली गद्दी पर कौन बैठा था? जहांगीर बैठा था। तो जहांगीर से मुलाकात करते हैं कौन? कैप्टन हॉकिंस। सूरत में आते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं। किस जहाज से आते हैं? तो उस जहाज का नाम था हेक्टेयर। ये भी याद रखना, पेपर में पूछ सकता है। तो हेक्टेयर नाम के जहाज से ये यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के पश्चात ये क्या करते हैं साहब? अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। जैसे ऊपर हमने देखा था कोचीन में पहली फैक्ट्री लगी, इनकी भी पहली फैक्ट्री लगी। तो साहब इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी है? तो इनकी पहली फैक्ट्री लगी है साथियों सूरत में। ठीक है, इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी है? इनकी पहली फैक्ट्री लगी है साथियों सूरत में। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। और हम देखें अगली चीज़, तो फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अंग्रेजों की, क्योंकि ये तो अंग्रेज है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज है, इंग्लैंड के लोग हैं, तो इन्होंने और भी भारत में काम किया है। जैसे क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने ही बम्बई का विकास किया, जो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बम्बई का विकास किया। बम्बई को विकसित करने का श्रेय किसको किया, मतलब किसको जाता है? तो बम्बई का विकास करने का श्रेय जाता है किसको, या बम्बई को बेहतर करने का श्रेय जाता है किसको? अंग्रेजों को, याद रखना। ठीक है, बम्बई को विकास करने का। बम्बई को बसाया किसने? अगर कभी ये सवाल आया तो बम्बई को बसाने वाले लोग पुर्तगाली थे, लेकिन बम्बई को विकसित किसने किया? तो ये जवाब जाएगा अंग्रेजों के पक्ष में। अगर सवाल आता है कि अंग्रेजों मतलब बम्बई को किसने बसाया, तो आप बताओगे पुर्तगाली। लेकिन बम्बई को विकसित करके अपनी राजधानी किसने बनाया? तो जवाब होगा अंग्रेज। और मैं आपको बता दूं, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था बम्बई। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि बताइए अंग्रेजों को बम्बई किस प्रकार प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन होते हैं, युद्ध के माध्यम से, संधि के माध्यम से, इस तरीके से। एक ऑप्शन होता है उसमें दहेज, तो बिल्कुल सही बात है, ये दहेज के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था। जब हम डिटेल क्लास लेंगे इसकी तब इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो अभी टाइमलाइन के लिए आप इतना ही समझो कि बम्बई इन्होंने ही बसाया था। ना केवल बम्बई बसाया, बल्कि अंग्रेज ही वो लोग हैं जिन्होंने कलकत्ता की भी स्थापना की। कलकत्ता आप सब लोग जानते हैं, कलकत्ता भी तो बहुत चर्चा में इलेक्शन की वजह से। कलकत्ता की स्थापना अंग्रेजों ने कब की? सन 1700 में की, ये भी याद रखना। ठीक है, तो कलकत्ता को बसाने वाले लोग भी कौन हैं? कलकत्ता को बसाने वाले लोग भी अंग्रेज ही हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 1608 में ये सूरत आ गए। और उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों ने साथियों क्या किया? अंग्रेजों ने सन 1700 में स्थापना कर दी। किसकी? सन 1700 में अंग्रेजों ने कलकत्ता की स्थापना कर दी। कलकत्ता।
ठीक है, कलकत्ता को बसाने वाले लोग कौन है? अंग्रेज हैं। ना केवल कलकत्ता की स्थापना की, बल्कि याद रखना कलकत्ता भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर भी है, पहला प्रेसिडेंसी नगर। इसका मतलब क्या है? ये पहला अंग्रेज शहर था जहां पर भारतीय नियम कानून, जो उस समय राजा थे उनके नियम कानून यहाँ पर लागू नहीं होते थे। तो सन 1700 में स्थापना हो गई किसकी साथियों? सन 1700 में कलकत्ता की स्थापना हुई। मैं आपको बता दूं, कलकत्ता जो शहर है 3 छोटे छोटे गांवों को खरीद करके बनाया गया, जिनके नाम है कलकाता, सूतानाती और गोविंदपुर। ये बहुत छोटे छोटे गांव थे जिनको अंग्रेजों ने उस समय का जो गवर्नर था, वहाँ का जो सूबेदार था अजीम उस खान, उससे खरीदा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन 3 गाँव को केवल 1200 रुपये में खरीदा गया था। केवल 1200 नहीं, 400 रुपये का एक गांव था। 3 गांव 1200 रुपये में खरीदे अंग्रेजों ने, और उन 3 गाँव को मिलाकर ही अपने पहले प्रेसिडेंसी शहर की स्थापना की, जो कि बना कलकत्ता। ना केवल ये कलकत्ता बना, बल्कि आने वाले समय में ये भारत की राजधानी भी बनेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो टाइमलाइन में हमने अब तक क्या क्या देख लिया साथियों? टाइमलाइन में हमने अब तक देख लिया 1498 में पुर्तगाली आगमन, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आ गया, सन 1700 में कलकत्ता की स्थापना हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की घटनाओं की बातचीत करेंगे। इसके आगे की घटनाओं की हम बात करें, सन 1700 से आगे बढ़े तो चूंकि अब अंग्रेजों का प्रभाव भारत में हो चुका है, अंग्रेज भारत में आ चुके हैं और यहाँ के लोकल राजाओं को अब वो चुनौती दे रहे हैं, यहाँ के लोकल राजाओं को टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के लोकल मुद्दों में अपनी नाक घुसानी शुरू कर दी, लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। और फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ के राजा तो आपस में युद्ध करते रहते हैं, उनमें एकता ही नहीं है, तो क्यों ना उन लोगों को हटा करके अपना शासन स्थापित कर लिया जाए। और इसी क्रम में उन्होंने प्रयास करना प्रारंभ किया, और इसी का परिणाम हुआ कि सन 1757 में साथियों हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। ठीक है, सन 1757 में हुआ साथियों प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो आप लोग याद रखना, प्लासी का युद्ध हुआ है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। ये पेपर में पूछा जा सकता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ है साथियों 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ है, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, और इस तरीके से बंगाल पर उनका कब्जा हो गया। क्योंकि सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। बंगाल बहुत फर्टाइल लैंड था, बहुत बड़ा था। उस समय के बंगाल में आज का पूरा का पूरा बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा उड़ीसा और बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा, ये सब बंगाल में ही शामिल था। तो इतना बड़ा स्टेट था, और उस स्टेट पर राज करते थे सिराजुद्दौला, जिनको प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया, और बंगाल पर अब कब्जा किसका हो गया? कंपनी का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का अधिकार यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो 1757 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं तो एक युद्ध और होता है, वो युद्ध हुआ है 1764 में, और उस युद्ध को हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध। ये है साहब बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो 1764 में एक युद्ध और हुआ जिसको हम कहते हैं बक्सर का युद्ध, और ये सारे के सारे पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बढ़िया ढंग से। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ है भाई? तो बक्सर के युद्ध में 2 पार्टी हैं। पहली पार्टी तो ऑब्वियस बात है अंग्रेज ही हैं, और दूसरी पार्टी है एक अन्य बंगाल के नवाब, जिन्हें कुछ समय के लिए गद्दी पर बिठाया गया था। तो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच ये हुआ है, हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम। तो इनके मध्य ये युद्ध हुआ है साथियों, याद रखना, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच युद्ध हुआ है बक्सर का। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा साथियों? इस युद्ध का परिणाम रहा कि 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। ये भी पेपर में पूछी जाती है, 1765 में इलाहाबाद की संधि पेपर में पूछता है। इलाहाबाद की संधि कब हुई और किसके बीच में हुई? तो आप यहाँ बता सकते हो कि इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और
बंगाल और अवध के नवाब के बीच हुई, जिसमें मुगल बादशाह भी सम्मिलित थे। कब हुई है साहब? 1765 में हुई है। किस युद्ध के बाद हुई है? तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे और आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब बंगाल पर कब्जा हो चुका है किसका? अब बंगाल पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है अंग्रेजों का। ना केवल बंगाल पर, क्योंकि बंगाल पर तो कब्जा उन्होंने 1757 में ही कर लिया। बक्सर के युद्ध में उन्होंने ना केवल बंगाल जीत लिया बल्कि यूपी का भी बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया, बिहार भी जीत लिया, यूपी भी जीत लिया। अब इतने बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया साहब। पूरा बंगाल, पूरा यूपी, पूरा बिहार, तो लगभग उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज जीत चुके हैं। तो उस हिस्से को ढंग से चलाने के लिए, और ये तो हम केवल उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अंग्रेजों ने जीत हासिल की ही की। इसके साथ साथ इसी समय में जब ये उत्तर भारत में ये मारकाट चल रही है, इसी के साथ साथ अंग्रेज इस समय में दक्षिण भारत पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने मद्रास को भी जीत लिया और इसके साथ साथ उन्होंने बम्बई को भी जीत लिया। तो अब अंग्रेजों के पास बहुत बड़ा इलाका है। अंग्रेजों के पास उत्तर भारत है, अंग्रेजों के पास बम्बई है, अंग्रेजों के पास मद्रास है। तो इतना बड़ा जो एरिया अंग्रेज जीत चुके हैं, उसको बेहतर ढंग से चलाने के लिए उन्होंने नियम कानून बनाए। इसीलिए हमें 1773 में देखने को मिलता है साथियों रेगुलेटिंग एक्ट। आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा। चलिए ओके, तो टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं और टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए अगली घटना हमें देखने को मिलेगी, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट को बहुत बार हिंदी में पूछ लेता है तो विद्यार्थियों को पता ही नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में कहते हैं नियामक अधिनियम। याद रखना, नियामक अधिनियम एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है? 1773 में आया है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि भैया जितना क्षेत्र अंग्रेजों ने जीत लिया था, इतने बड़े बड़े इलाके जो जीत लिए थे, उनको किस तरीके से ढंग से चलाया जाए, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि रेगुलेटिंग एक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं और आपको पता होनी चाहिए। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही अंग्रेजों ने जो क्षेत्र जीते थे, जैसे बंगाल जीता था, जैसे मद्रास जीता था, जैसे बम्बई जीता था। तो पहले क्या होता था? बंगाल को चलाने के लिए एक अलग आदमी बैठा था, मद्रास को चलाने के लिए अलग आदमी बैठा था, और बम्बई को चलाने के लिए अलग आदमी बैठा था। इन तीनों को हम लोग कहते थे, इनको चलाने वाले जो लोग होते थे उनको कहा जाता था गवर्नर। यानी एक गवर्नर है बॉम्बे का, एक गवर्नर है मद्रास का, और एक गवर्नर है बंगाल का। ठीक है, अलग अलग गवर्नर है। अब इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं था। बंगाल का गवर्नर बम्बई के गवर्नर की नहीं सुनता था, बम्बई का गवर्नर मद्रास के गवर्नर की नहीं सुनता था। आपस में इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो ये तय हुआ कि इनके ऊपर एक आदमी को बिठा दिया जाए जो इन तीनों को कंट्रोल करे। तो इसी समय में क्या हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? गवर्नर जनरल की पद बना, गवर्नर जनरल का पद बना, गवर्नर जनरल। आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा। और वो गवर्नर जनरल कौन बना? जो इस पद पर था। यानी गवर्नर जनरल कहाँ से आया? तो जो आपका बंगाल का जो गवर्नर होता था उसी को उठा के हमने बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का गवर्नर जनरल का मतलब ये हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब बंगाल को भी आदेश दे सकता है, मद्रास को भी आदेश दे सकता है, और बम्बई को भी आदेश दे सकता है। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्यों बना दिया गया मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ना केवल ये बल्कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक घटना और हुई। और वो घटना क्या थी? वो घटना थी ये कि इसी एक्ट में ही भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये सब पेपर पूछता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया। ठीक है, और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? ये भी पेपर में पूछता है। तो उनका नाम है एलिजा एम्पे। याद रखना, ये पेपर में पूछता है। बंगाल में खुलने वाले पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा एम्पे। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में पूछता है, खूब आता है ये पेपर में। ठीक है, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अब इस तरीके से यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट आने लगे और फिर दुनिया भर के बहुत सारे एक्ट हमें देखने को मिलते हैं। 1909 का, 1919 का, इसके अलावा 1935 का, ये सारे के सारे अधिनियम है जो हम जब डिटेल क्लास लेंगे तब उनकी बात करेंगे। अभी हम एक सिंपल टाइमलाइन बना रहे हैं। तो साहब अब यहाँ पर क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सब बन गया। अब अंग्रेज और आगे बढ़ रहे हैं प्रशासन में और चीज़ें कर रहे हैं। तो अगली जो घटना होती है यहाँ पर साथियों, अंग्रेजों
के समय की, वो है ये कि अब हम आ जाते हैं 1829 में। ठीक है, 1829 में क्या हुआ, 1773 हमने देख लिया। अब 1773 से आगे जो अगली बड़ी घटना है आधुनिक भारत की वो हुई 1829 में। 1829 में क्या हुआ साहब, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा बैन हो गई, सती प्रथा समाप्त। आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सती प्रथा समाप्त हो गई साहब। सती प्रथा में ऐसी मान्यता है कि प्राचीन भारत में लोग ऐसा करते थे कि जिनकी पत्नियां, मतलब जिन पत्नियों के पति मर जाया करते थे, किसी महिला का पति एक्सपायर हो गया तो वो महिला भी ऐसी मान्यता थी कि उसको लोग जला देते थे। हालांकि अलग अलग धर्म ग्रंथों में इसकी अलग अलग व्याख्या दे रखी है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। जो बेसिक समझ है सती को लेकर के वो यही है कि अगर किसी महिला का पति मर गया तो उसको भी मर जाना चाहिए। तो ये थी सती प्रथा, जिसको 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो पेपर में पूछा जाएगा सती प्रथा कब समाप्त हुई, 1829 में। सती प्रथा किसने समाप्त की या किसके प्रयासों से समाप्त हुई, तो राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय जो है गवर्नर थे, ये भी याद रखना। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय की समय में ये खत्म हो गया इनके प्रयासों से। राजा राम मोहन राय की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। क्यों इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भैया, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। जो पेपर में पूछता है ब्रह्म समाज, पेपर में आ जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज भी खोला, ये भी याद रखना। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज। ये हिंदू कॉलेज BHU वाला नहीं है, याद रखना, वो तो मदन मोहन मालवीय ने खोला था। ये कलकत्ता का हिंदू कॉलेज है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर के साथ मिलकर के की है, ये आप लोग याद रखना। तो राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है नव जागरण का अग्रदूत, ये भी याद रखना, नव जागरण का अग्रदूत। तो इनको हम नव जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है क्योंकि बहुत टैलेंटेड थे ये और इन्होंने बहुत सारा काम किया है ना। तो टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया और इससे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगली जो महत्वपूर्ण घटना हुई है आधुनिक भारत में वो हुई है क्या, वो हुई है 1857 की क्रांति। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अगली जो घटना हुई है वो हुई है साथियों क्रांति 1857। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं देखो क्रांति के बारे में। अब क्रांति क्यों हुई इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो क्रांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में आप कर लो। मैं अभी आपसे कहूँ कि चलो मेरे साथ क्रांति करेंगे, चौराहे पे चलते हैं, तो आप कर पाओगे क्या? हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि साहब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं क्रांति का, डंडे से कर लेंगे हम या हाथों से कर लेंगे, हमें हथियार दो। तो वास्तविक तो बात ये है कि अगर मैं आपको एक एक ब्रह्मोस मिसाइल भी पकड़ा दूँ ना और एक एक T-90 भीष्मा टैंक सबको बांट दूँ तब भी आप लोग क्रांति नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो हो सकता है कि आपके हाथ में टैंक आ गया तो जहाँ मन है वहाँ गोला दाग रहे हैं, जिसका मन हुआ उसका घर उड़ा दिया, लेकिन ये अराजकता होगी, ये क्रांति नहीं है। तो क्रांति एक बहुत बड़ा शब्द है ना। क्रांति का मतलब होता है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। तो 1857 की क्रांति वैसे तो बहुत अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन चूंकि हमें एक टाइमलाइन बना रहे हैं तो बेसिक बातें इसकी हम कर लेते हैं। जैसे 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बेसिक जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति से वो ये पूछा जाता है कि बताइए 1857 की क्रांति का कारण क्या था। बहुत बेसिक जो क्वेश्चन इससे आता है वो यही है कि बताइए 1857 की क्रांति का कारण क्या था। तो हम सब लोग जानते हैं भाई 1857 की क्रांति का कारण क्या था, वो था चर्बी वाला कारतूस, है ना। मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया साहब, उन्हें पता चला कि जो है इस समय पर एक नई बंदूक आई थी जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल में एक कारतूस पड़ता था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था उसका बारूद। अब जो बारूद का पैकेट होता था उस पर एक चिकनाहट मोम जैसी चीज़ लगी हुई थी। वो मोम जैसी चीज़ क्या थी कि उसको नमी से बचाती थी। जो बारूद का पैकेट था उसके ऊपर एक चिकनाहट लगी हुई थी। उस चिकनाहट की वजह से वो जो पैकेट था वो थोड़ा सा नमी से बचा रहता था, सील रहता था। तो लोगों में अफवाह फैल गई कि वो जो पैकेट है जिस पर वो चिकनाहट लगी है, नमी लगी है, मोम जैसा, वो चर्बी है गाय और सुअर की, इसीलिए लोगों ने विद्रोह कर दिया।
और विद्रोह की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, तो दुनिया उनका नाम जानती है, वो है साहब कौन, मंगल पांडे। मंगल पांडे नाम के व्यक्ति ने साहब, इन्होंने क्या किया, क्रांति की शुरुआत कर दी और इन्होंने अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली भी मार दी साहब। और गोली मारने के बाद इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। सब लोग जानते हैं ये बात, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। तो ये सब लोग जानते हैं। पेपर में ये पूछ लेता है कि जो मंगल पांडे थे इनका संबंध किस रेजिमेंट से था, तो याद रखना इनका संबंध 34वीं इन्फेंट्री से था। 34वीं इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, तो चाहे तो आप इन्फेंट्री कह लो चाहे पैदल सेना कह लो। तो बैरकपुर छावनी में ये तैनात थे और बैरकपुर छावनी में इनका जो इन्फेंट्री थी वो थी 34वीं। सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक बात है, कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो 34वीं इन्फेंट्री में इनकी पोस्टिंग थी और वहीं पर इन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली भी मार दी। 1857 की क्रांति से ये भी पूछ लेता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पर यह विद्रोह हुआ था, भारत के गवर्नर जनरल थे। ये भी पूछ लेता है कि जिस समय विद्रोह ये हुआ उस समय में भारत का मुगल सम्राट कौन था, तो बच्चा बच्चा जानता है, उनका नाम है बहादुर शाह जफर। लेकिन उस समय उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, 80 साल के थे, तो किसी मतलब के नहीं थे, लेकिन हाँ उनको नेता भी क्रांतिकारियों ने बना दिया था। ये भी पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी, तो वो थी क्वीन विक्टोरिया। तो इससे जुड़े जुड़े बेसिक फैक्ट जो है वो सब लोग जानते हैं। और क्रांति के लिए शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मंगल पांडे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पेपर में यहाँ से आ जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना, मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई साहब। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा हैंड टू हैंड दे दी गई। मतलब इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया तो इन्होंने पकड़ के इनको फांसी पर चढ़ा दिया। अब इसका प्रभाव ये रहा कि भैया अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति भड़क गई। क्रांति शुरू कहाँ से हुई, तो क्रांति शुरू हुई मेरठ से। मेरठ में जो तैनात सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया बेसिकली। अब क्रांति की जब शुरुआत हुई तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने क्रांति की, जो पेपर में पूछता है। जैसे अगर मैं यहाँ एक छोटी सी लिस्ट बना दूं तो उसको आप देख लीजिए। जैसे पेपर में पूछता है, साहब ये बताओ दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो वैसे तो दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में तो यही बैठे ही हैं साहब। कौन बैठे हैं, बहादुर शाह जफर ही बैठे हैं। लेकिन नॉर्मली भी अगर हम देखें तो दिल्ली में, चूंकि बहादुर शाह जफर तो देखो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, है ना, तो इन्होंने तो कोई खास विद्रोह कर नहीं पाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़े हो चुके थे। तो जनरल बख्त खां नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया। लखनऊ का बहुत फेमस है साहब, लखनऊ का विद्रोह किसने किया, तो लखनऊ का विद्रोह किसने किया, बच्चा बच्चा जानता है, बेगम हजरत महल। कानपुर का भी पूछता है कि कानपुर में विद्रोह किसने किया साहब, तो कानपुर में विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन थे, नाना साहेब। याद रखना, नाना साहेब। अब ये मराठी व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेज यहाँ पर ला करके बंद कर दिए थे ताकि वो अपनी राजनीति ना कर पाए महाराष्ट्र वाली, इसलिए इनको महाराष्ट्र से लाके यहाँ पटक दिया गया था। लेकिन उन्होंने यहाँ 1857 का विद्रोह किया। इसके अलावा अगर हम झांसी की बात करें तो खैर झांसी तो बहुत ही फेमस है भाई, सब व्यक्तियों को पता है कि झांसी में विद्रोह करने वाले कौन थे। तो झांसी में विद्रोह किया रानी लक्ष्मीबाई ने, सबको पता है, ठीक है। बिहार में भी विद्रोह हुआ, उनका भी नाम पूछ लेता है कि बताओ बिहार में विद्रोह किसने किया, तो बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह नाम के बाप बेटे थे, इन्होंने विद्रोह किया। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है, जो 1857 का विद्रोह हुआ ये लगभग उत्तर भारत तक ही सीमित रहा, दक्षिण भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं था। कुल मिला के जो भी हो 1857 का विद्रोह हो गया भैया, सबको इसके बारे में पता चल गया और विद्रोह अंत में समाप्त भी हो गया, विद्रोह को खत्म भी कर दिया गया। और विद्रोह का जो परिणाम रहा वो ये कि क्रांति भले असफल हो गई, लेकिन असफल होने के बावजूद भी 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया और विक्टोरिया का घोषणा पत्र के अंतर्गत ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। तो ये इंपॉर्टेंट बात है साहब कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका शासन भारत से अब समाप्त हो गया। तो
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, भले क्रांति असफल हो गई लेकिन उन्होंने ये चेंज यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो अगली घटना है जो हमारी टाइमलाइन में है साथियों, जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 1858 के बाद 1885। इतिहास में आगे बढ़ते हुए अगली जो घटना है जो आपको नोट करनी चाहिए वो है 1885। 1885 में क्या हुआ साहब, कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना सब लोग जानते हैं कब हुई, 28 दिसंबर को हुई साहब। कहाँ हुई, बम्बई में हुई। बम्बई में कहाँ हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दुनिया जानती है साहब, एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के समय में स्थापना हुई किसकी, ए.ओ. ह्यूम के समय में स्थापना हुई, मतलब ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना करी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पेपर में पूछ देता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। ठीक है, याद रखना। इस तरीके से कांग्रेस की स्थापना हो गई और फिर कांग्रेस ने हर साल, कांग्रेस क्या करती थी, हर साल दिसंबर के महीने में अपने अधिवेशन करती थी जिन्हें कहा जाता है कांग्रेस के अधिवेशन। कुछ फेमस अधिवेशन जो रास्ते में आएंगे उन्हें हम यहाँ जरूर पढ़ेंगे। तो टाइमलाइन में हम आगे बढ़ते हैं साहब। 1885 में स्थापना हो गई किसकी, कांग्रेस की। और इससे हम आगे बढ़ते हैं तो अगली जो महत्वपूर्ण घटना इतिहास में हुई है, आधुनिक भारत में हुई है, वो है 1905। और 1905 में क्या हुआ है साहब, 1905 में हुआ है साथियों बंगाल विभाजन। ये आपको याद होना चाहिए, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के अगर हम देखें, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। एग्जैक्ट डेट क्या है, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर के समय पर हुआ, तो भैया सब लोग जानते हैं बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ। ठीक है, बंगाल को क्यों बांट दिया गया, तो बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना की वजह से, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है देश में। क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि अंग्रेज हमें दबा रहे हैं, तो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आ रही है। तो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को दबाने के लिए, कुचलने के लिए 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बनाया बंगाल, एक हिस्सा बनाया पश्चिम बंगाल। जब एक हिस्सा बंगाल हो गया, जिसे पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश कहते हैं, और दूसरा हिस्सा अपने आप हो गया पश्चिम बंगाल। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला, तो भैया वो है स्वदेशी आंदोलन। याद रखना, हर व्यक्ति जानता है स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन, जिसे हम कहते हैं बंग भंग आंदोलन। अब पेपर में सवाल आएगा बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला, तो अगर ऑप्शन होगा बंग भंग आंदोलन तो कोई बता देगा, तो वहाँ पर बंग भंग नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा। ठीक है, याद रखना, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन में और हम देखें तो बंगाल विभाजन के विरोध में साहब राखी दिवस किसने मनाया, पेपर में पूछता है राखी दिवस। तो बंगाल विभाजन के विरोध में राखी दिवस बनाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को राखी बांधेंगे और इससे हम अपनी एकता दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो राखी दिवस मनाया साहब रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बंगाल विभाजन के समय पर एक कविता लिखी जो आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनी, जो कि है आमार सोनार बांग्ला। तो आमार सोनार बांग्ला जो गीत लिखा गया वो आगे चल के बंगाल का राष्ट्रीय गीत बना। वो इसी समय लिखा गया था, और किसके द्वारा लिखा गया था, टैगोर के द्वारा। याद रखना। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। 1905 से आगे बढ़ेंगे तो अगली जो घटना आती है 1905 के बाद वो आती है 1906 में। और 1906 में साथियों क्या हुआ, 1906 में हुआ मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग नाम सुना होगा आप लोगों ने। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में, दिसंबर 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है साहब, तो वो हैं ढाका के
आगा खां, आगा खां के नेतृत्व में, और भी लोग थे, आगा खां थे, सलीमुल्लाह खां थे, है ना। तो आगा खां ने स्थापना की 1906 में मुस्लिम लीग की। ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के बारे में और भी फैक्ट है जो आगे हम इतिहास में आगे टाइमलाइन आएगी तब देखेंगे। इसके बाद जो अगली घटना होती है वो है 1907। 1907 में साहब क्या हुआ, 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। और कांग्रेस के इसी सूरत अधिवेशन में साथियों हमें पता चलता है कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसी सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन। पेपर में पूछता है सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, बोस है सॉरी, वो है रास बिहारी बोस। ठीक है, एक रास बिहारी घोष भी हैं, वो तो उग्र क्रांतिकारी है। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ। महत्वपूर्ण बात क्यों है भैया सूरत अधिवेशन में कि इसी अधिवेशन में साहब हो गई लड़ाई, नरम दल और गरम दल वालों के बीच जो है युद्ध हो गया, मार कुटाई मच गई, जूते चप्पल चल गए। और उसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में ही हुआ और साहब कांग्रेस का विभाजन होकर के कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। कांग्रेस का विभाजन पेपर में खूब पूछा जाता है कि बताइए कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो आप बताओगे सूरत अधिवेशन में। विभाजन मतलब दो हिस्सों में बट गई, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, याद रखना। नरम दल के नेता जो थे वो थे फिरोज शाह मेहता और गरम दल के जो नेता बने वो बने बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरीके से 1907 में हो गया कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, इसके बाद अगली जो घटना होती है वो हम देखते हैं साहब इतिहास में, आधुनिक भारत में जो अगली घटना है वो हुई है 1911 में। ठीक है, चलिए अगली घटना की तरफ बढ़ते हैं। 1911 में क्या हुआ साहब, 1911 में हुआ है साथियों, 1911 में क्या हुआ, 1911 में हुआ है दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार क्यों फेमस है साहब, दिल्ली दरबार में कौन आया, तो दिल्ली दरबार में आए जॉर्ज 5 नंबर, जॉर्ज पंचम अपनी रानी विलियम मैरी के साथ। तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी विलियम मैरी भारत आए और भारत में उनके सम्मान में जो दरबार लगाया गया उसी को कहते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार इसलिए फेमस नहीं है कि जॉर्ज पंचम आए, तो पहले भी आते रहे हैं, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दिल्ली दरबार 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कब बंगाल का विभाजन हुआ और कब बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा इसी दिल्ली दरबार में ही साथियों राजधानी बदल दी गई। अब तक जो भारत की राजधानी थी वो थी कलकत्ता, लेकिन अब राजधानी कलकत्ता के स्थान पर क्या हो गई, अब राजधानी कलकत्ता से बदल के कर दी गई नई दिल्ली, याद रखना। तो ये राजधानी भी चेंज हो गई 1911 में। ये सारे के सारे पेपर में आने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा अगली घटना हम देखें 1911 के बाद जो अगली महत्वपूर्ण घटना हुई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है वो है साथियों 1915। 1915 में क्या हुआ, 1915 में गांधी जी भारत आ गए। गांधी जी का भारत आगमन। अब कहाँ से आए हैं गांधी जी साहब, तो गांधी जी आए हैं दक्षिण अफ्रीका से। गए कहाँ से थे, तो गए भारत से ही थे, लेकिन वापस कब आए हैं, वापस आए हैं 1915 में। 22 साल करीब करीब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे, 22 साल, और वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए। जब हम डिटेल में गांधी युग पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी केवल एक टाइमलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक समरी पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत की। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हो गया। गांधी जी भारत में आए, भारत में आने के बाद जो है उन्होंने पूरे भारत को घूमा। याद रखना, गांधी जी ने 1915 में, और गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए और उसके बाद उन्होंने पूरा भारत घूमा। क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को आए थे और गांधी जी एक विदेशी व्यक्ति थे तो भारतीय बट विदेश में रहते थे, इसीलिए भारत सरकार आज भी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। ठीक है,
तो गांधी जी भारत आए, गांधी जी पूरे भारत में घूमे, पूरे भारत की उन्होंने यात्रा करी और फिर बैक टू बैक गांधी जी ने आंदोलन करे जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे 1917 में गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन किया, उस आंदोलन का नाम क्या है? उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में खूब पूछता है, चंपारण सत्याग्रह पेपर में पूछता है। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917 में। कहाँ हुआ? बिहार में, बिहार के चंपारण में। कारण क्या था? नील की खेती। ठीक है, तो किसानों को अनिवार्य रूप से नील की खेती खेतों में करनी पड़ती थी जबरदस्ती, इसीलिए जो किसान लोग थे वो गांधी जी से मिले। एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी को पूरी समस्या समझाई। गांधी जी ने वहाँ जाके आंदोलन किया और नील की खेती जो जबरदस्ती करवाई जाती थी, जिसको कहते थे तिनकठिया प्रणाली, इसको गांधी जी ने बंद करवाया। तो तिनकठिया प्रणाली जो चलती थी बिहार में, उसको गांधी जी ने समाप्त करवा दिया, जिसके अंतर्गत किसानों को नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। तो 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन, जो आपको याद रखना है, पेपर में इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम और बड़े साथियों, तो इसके आगे 1918 में गांधी जी ने दूसरा आंदोलन किया, जिसको हम कहते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये बस आपको इसका नाम याद रखना है, कब हुआ है इतना याद रखना है। अहमदाबाद मिल आंदोलन, बोनस के पीछे ये आंदोलन हुआ था। जब डिटेल क्लास लेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी बस समय याद रखो आप, और कब हुआ है ये याद रखो, और गांधी जी ने किया है तो सबको बताइए। इसके अलावा 1918 में ही एक आंदोलन और हुआ है, जिसको हम कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ पड़ता है साहब? खेड़ा पड़ता है गुजरात में। तो ये आंदोलन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ है? तो बच्चा बता देगा यार, अहमदाबाद गुजरात में ही है। तो ये 3 बैक टू बैक आंदोलन हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में आप लोग को बिल्कुल प्रॉपर पता होना चाहिए। इसके अलावा और आगे बढ़े साहब, तो 1919 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबने सुना है इसके बारे में? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ है साहब। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ क्योंकि इस समय पर अंग्रेज एक नियम ले आए थे, जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ठीक है, काला कानून इसे कहा जाता है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस एक्ट के विरोध में लोग पंजाब के जलियांवाला में, एक जलियांवाला बाग नाम की जगह है, वहाँ पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, जिसको अंग्रेजों ने घेर लिया और यहाँ पर जनरल डायर ने गोलियाँ चलाईं, जिसमें बहुत सारे लोग, 379 लोग सरकारी डेटा के अनुसार, वो वहीं हैंड टू हैंड मारे गए, जबकि वास्तविकता में 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। कुल मिला के ये हत्याकांड हुआ, काफ़ी इनफेमस हत्याकांड है, काफ़ी जघन्य हत्याकांड था ये, जिसमें निहत्थे लोगों को गोली से मार दिया गया। बाद में इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसका नाम है हंटर कमेटी। याद रखना, हंटर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। कांग्रेस ने भी इस आंदोलन की जांच के लिए एक समिति बनाई थी, इसका नाम है तहकीकात समिति, आप लोग याद रखिएगा। तो 1919 में हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 में, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि ये जो विरोध कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि रॉलेट एक्ट में पंजाब के 2 नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, जिनके नाम है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे जब इन पर गोलियाँ चलाई गई। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो अगली जो घटना है वो है 1920 की। और 1920 में क्या होता है? तो जो भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा है उसे पता है, 1920 में हुआ है असहयोग आंदोलन। 1920 में आधुनिक भारत की कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ है वो कब हुआ है? 1920 में हुआ है। असहयोग आंदोलन क्या है कि भैया सीधी सी बात है, गांधी जी ने कहा कि हमने अंग्रेजों का खूब सहयोग किया। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। अंग्रेजों का गांधी जी ने कई बार सहयोग किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने अंग्रेजों की साइड से एक युद्ध लड़ा, जिसे कहते हैं बोर युद्ध। बोर युद्ध हुआ था 1899 में, जिसमें अंग्रेजों को गांधी जी ने सपोर्ट किया। जब गांधी जी भारत वापस आए 1915 में, तो चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अंग्रेजों का सहयोग किया, और न केवल सहयोग किया बल्कि भारत के युवाओं को सेना में भर्ती करवाया। इसीलिए अंग्रेजों ने
गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहकर पुकारा। तो गांधी जी सहयोग कर रहे थे बहुत लंबे समय तक, लेकिन बदले में अंग्रेज क्या कर रहे हैं साहब, हमारे लोगों को मार रहे हैं, जलियांवाला बाग कर रहे हैं। तो गांधी ने कहा अब सहयोग नहीं करूंगा, और तब 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। लेकिन गांधी जी के इस विचार से कुछ लोग सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। पेपर पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय में कौन कौन से नेता कांग्रेस छोड़ के भाग गए, तो उनके नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले है एनी बेसेंट, याद रखना एनी बेसेंट इसी आंदोलन के समय कांग्रेस छोड़ दी। जिन्ना भी कांग्रेस छोड़ करके भाग गया उसे लगा यहाँ मेरा कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ मेरा कुछ दाल गलने वाली नहीं है, बाद में वो जो है मुस्लिम लीग में जुड़ गया। इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल, ये कुछ लोग थे जो कांग्रेस छोड़कर भाग गए, और ये पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए कौन कौन वो व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन के समय में कांग्रेस छोड़ करके भाग गए। अब आंदोलन चला, पूरे देश में आंदोलन चला, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, लोगों ने अपनी जो सरकारी नौकरियां कर रहे थे उनको छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, महिलाएं जो है सड़कों पर आ गई। बहुत बड़े लेवल पे ये आंदोलन चला और पूरे देश ने इसको सपोर्ट किया, पूरा देश गांधी जी के पीछे हो गया। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आंदोलन समाप्त हो गया, और उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं साहब, उस घटना को हम लोग जानते हैं चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ है? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ है साथियों 4 फरवरी 1922 को। तो 4 फरवरी 1922 को क्या हो गया साहब? 4 फरवरी 1922 को हो गया चौरी चौरा कांड। जिसमें क्या हुआ साहब? जिसमें किसानों की उग्र भीड़ ने एक थाने को, जो गोरखपुर में पड़ता है, उसको, एक सेकंड, ये क्या हुआ भाई? हाँ जी, एक थाना जो चौरी चौरा नाम का थाना था, इस थाने को भीड़ ने घेर लिया, और घेरने के बाद उसमें आग लगा दी, जिसकी वजह से 22 पुलिसकर्मी, एक दरोगा और 21 सिपाही, टोटल 22 पुलिस वाले जल के मर गए। अंग्रेजों ने इसकी पूरी जिम्मेदारी गांधी जी के ऊपर डाली कि साहब तुम्हारा आंदोलन था, तुम्ही ने ये सभी लोगों को भड़काया है, इसीलिए हमारी चौकी में आग लगा दी। तो गांधी जी को इस बात का दुख हुआ, और चौरी चौरा कांड की वजह से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। इसके बाद अगली जो घटना होती है भारतीय इतिहास में, उसे हम देखें तो 1923 में, 22 तक हम लोग पहुंच गए हैं। 1923 में स्थापना होती है स्वराज पार्टी की। ये भी पेपर पूछी जाती है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? एग्जाम में पूछता है, तो भाई याद रखना स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं CR दास, यानी चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। याद रखना, पेपर में पूछा जाता है, मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर स्थापना की स्वराज पार्टी की। बाद में इलेक्शन में भी गई स्वराज पार्टी, इन्होंने सीटें भी जीती, बहुत सारे काम करे, वो जब हम डिटेल क्लास लेंगे तब की तब बात करेंगे। इसके बाद अगला जो टाइमलाइन में आता है वो आता है 1929। 1929 में क्या हुआ साहब? 1929 में हुआ, 1929 में हुआ लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष बने इसके। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। पूर्ण स्वराज यानी अब हमें चाहिए पूरी आज़ादी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया रावी नदी के किनारे। ये तिरंगा वो तिरंगा नहीं था जो आज है, अलग डिज़ाइन का था, पुरानी डिज़ाइन का था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूरी आज़ादी का लक्ष्य बनाया। क्या इससे पहले पूरी आज़ादी का लक्ष्य नहीं था? जी हाँ, नहीं था। इससे पहले जो हमारा लक्ष्य था वो था डोमिनियन स्टेट्स का, यानी औपनिवेशिक राज्य का। हमारा लक्ष्य था कि हमें औपनिवेशिक राज्य बना दो। औपनिवेशिक राज्य का मतलब ये है कि रानी तो रहे सबसे ऊपर राष्ट्रपति की जगह, लेकिन लोकल गवर्नेंस हम करें। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया आज भी एक औपनिवेशिक राज्य है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना है क्या? न्यूजीलैंड आज तक स्वतंत्र नहीं है क्योंकि ये औपनिवेशिक राज्य है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता, ये आज भी रानी के अधीन है। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सारे इन लोकल लोगों का ही गवर्नेंस चलता है। तो वैसा ही कुछ हम चाह रहे थे, लेकिन 1929 में हमने इस विचार को त्याग दिया। उन्होंने कहा अब हमें औपनिवेशिक राज्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी आज़ादी। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया। और इसी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अब कांग्रेस का लक्ष्य हमें पूर्ण स्वराज चाहिए,
1929 में हमने तय कर लिया। तो इसी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए साहब 1930 में स्टार्ट हुआ 1930 में स्टार्ट हुआ साथियों, सब लोग को पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने 1930 में शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और इसी आंदोलन में ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो मैं समझता हूं सब लोग जानते हैं। उस घटना का नाम है दांडी मार्च, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से सवाल आता है कि बताओ दांडी यात्रा कहां से कहां तक हुई और कब से कब तक हुई, ये भी पूछता है। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच हुई। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और अहमदाबाद से शुरू हुई और गुजरात के दांडी नामक गांव तक ये गई। ये गांव पड़ता है गुजरात के नौसारी जिले में और वहां पर गांधी ने जाकर के नमक बनाया साहब, नमक, एक मुट्ठी नमक उन्होंने बनाया सांकेतिक रूप से। और ये दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखने को मिली। जिस समय में दांडी यात्रा चल रही है उस समय में पूरे भारत में अन्य जगहों पर अलग अलग आंदोलन भी चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में अलग आंदोलन चल रहा है, पश्चिम भारत में अलग आंदोलन चल रहा है। उन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन ऐसा है जो बहुत फेमस है, जो आपको पता होना चाहिए, जो कि है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन पेपर में पूछता है लाल कुर्ती आंदोलन कौन कर रहे थे, तो भैया ये कर रहे थे सीमांत गांधी। सीमांत गांधी का असली नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं। और जिस समय गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे हैं उसी समय में ये गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो ये अपने क्षेत्र में पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्योंकि उसमें पाकिस्तान तो था नहीं, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में ये चला रहे थे लाल कुर्ती आंदोलन, सीमांत गांधी आंदोलन। ठीक है, इसी आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक बहुत ही फेमस व्यक्ति उत्तराखंड के, जिनका नाम है वीर चंद सिंह गहड़वाल, उनकी रेजिमेंट को आदेश दिया गया इन पर गोली चला दो। उन्होंने कहा हम निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलाते। बाद में वीर चंद सिंह गहड़वाली को अरेस्ट कर लिया गया, कोर्ट मार्शल किया गया, 11 साल जेल में रखा और फिर जाकर के उनको रिहा किया गया 11 साल बाद। ठीक है, तो याद रखना वीर चंद सिंह गहड़वाली जो है उन्होंने इन निहत्थे क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, तो आंदोलन को मैनेज करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक समझौता किया और वो समझौता हुआ है 1931 में, क्योंकि आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसको मैनेज करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, गांधी जी को मनाने के लिए एक समझौता किया गया जिसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। तो ये गांधी इरविन समझौता है साहब, कब हुआ है, ये हुआ है 5 मार्च को। 5 मार्च 1931 को हुआ है। किसके बीच, ऑब्वियस बात है गांधी जी और लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कौन है, लॉर्ड इरविन है उस समय में भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय भी कह सकते हो आप। तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हो गया, जिसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता। इसका एक अन्य नाम दिल्ली पैक्ट भी है, याद रखना, दिल्ली पैक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ है, 1931 में। क्यों हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो आंदोलन चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए, गांधी जी को मनाने के लिए इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हो गया। इसी समझौते को हम नाम देते हैं गांधी इरविन समझौता। इधर ये हुआ, इसके साथ साथ एक चीज और चल रही है भारत में जो आपको पता होनी चाहिए, वो है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं, पेपर में इनके बारे में भी आता है। साहब कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, 1930, 1931, 1932। ठीक है, कहाँ हुए हैं, इंग्लैंड में हुए हैं। इंग्लैंड में कहाँ हुए हैं, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुए हैं। ठीक है, तीनों के तीनों सम्मेलन असफल हैं, याद रखना, क्योंकि
ना इनमें से पहला सफल है, ना दूसरा सफल है, ना तीसरा सफल है। इनमें से एकमात्र अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने भागीदारी की वो था दूसरा, कांग्रेस ने भाग लिया। पेपर पूछा जाता है किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, तो दूसरा। कांग्रेस की तरफ से भाग लेने कौन गया, तो स्वयं गांधी जी गए साहब, है ना। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस की ओर से गांधी ने भाग लिया। पहले में कांग्रेस गई नहीं तो पहला वैसे ही असफल हो गया, दूसरे में गई लेकिन कोई बात नहीं बनी तो ये भी असफल हो गया, तीसरे का कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया तो ये भी असफल हो गया। तो ना पहला सफल हुआ, ना दूसरा सफल हुआ, ना तीसरा सफल हुआ। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ये आपका पूरा रिवीजन है, इससे आप कर लोगे ना तो 100% आपको पेपर में यहाँ से सवाल मिलेगा, 100 और 100%। बस इसको पढ़ने की बात है। देखो पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को टेबल पे बैठना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे, नोट्स मेकिंग नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन का एक पॉइंट और हम देख लेते हैं। यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। तो पहले तो है अंबेडकर, ये पहले में भी गए भाग लेने, दूसरे में भी गए, तीसरे में भी गए। दूसरे हैं तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, और भी लोग हैं बट ये दो नाम आप याद रखना जिन्होंने पहले, दूसरे तथा तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी की। ठीक है, अब इन गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर क्या मांग रहे हैं साहब, इन गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर मांग कर रहे हैं कि हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरल जोन, हमें अलग करो, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हम दलितों को अलग करेंगे। इसके विरोध में गांधी ने कहा ये तो भारत को तोड़ने की बात है, तो इसके विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठ गए। ठीक है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत 1932 में क्या होता है, एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है अगस्त महीने में, जिसमें यह कहा गया साहब कि हम दलितों को हिंदुओं से अलग मानते हुए उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल दे देंगे, सेपरेट इलेक्टोरल जोन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इलाके में दलित आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर दलित ही चुनाव में खड़े होंगे, दलित ही वोट करेंगे। उस इलाके में अन्य कोई व्यक्ति जो दलित नहीं है वो वहाँ जाकर के ना तो वोट करेगा ना इलेक्शन में खड़ा होगा। ये बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत था, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज ईसाइयों को और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे चुके थे। ये डिमांड अब डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं कि हमें भी दो। चूंकि अंग्रेजों ने इनको दे दिया, गांधी जी ये चीज़ समझते थे कि ये गलत है इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके विरोध में अनशन स्टार्ट कर दिया। और बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हो गया जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ है, 24 सितंबर 1932 को, ये आप लोग याद रखना। इसके अंतर्गत क्या हुआ साहब, इसके अंतर्गत गांधी जी के कहने पर डॉक्टर अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरल जोन की व्यवस्था का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपको पसंद नहीं, हम छोड़ देते हैं। और यहीं से आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हुई, याद रखना। ठीक है, यह आरक्षण नौकरी वाला नहीं है, यह आरक्षण है सीटों में। उस समय जो असेंबली थी उसमें कुछ सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। तो पूना पैक्ट आप लोग याद रखना, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच ये हुआ है। ठीक है, तो इधर ये सब चल रहा है, इधर जो है स्टार्ट होने वाला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1939 से। अब फिर से वही बात, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो अंग्रेज कह रहे हैं हमारी तरफ से युद्ध करो, लेकिन अब भारतीय लोग अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने को तैयार नहीं है। इसीलिए 1940 में अगस्त महीने में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत एक सेकंड, एक आंदोलन शुरू हुआ 1940 में जिसे कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत सवर्ण आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ अगस्त महीने में 1940 में। यह आंदोलन जनता के लिए नहीं था कि जनता सड़कों पर जाकर के आंदोलन कर रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आंदोलन में क्या था, आपको घर पर रहकर आंदोलन करना है, खुद से आंदोलन करना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति थे साहब विनोबा भावे। इसमें आपको
कहीं रोड सड़कें जाम नहीं करनी है, घर पे रहना है और लेख के माध्यम से, किताबों में, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में लेख के माध्यम से सरकार का विरोध करना है। तो ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे, और कहाँ से इन्होंने किया? पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम पड़ता है महाराष्ट्र में। तो यहाँ से ये इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, नाम याद रखना। अब चूंकि अंग्रेज कह रहे हैं कि साहब हमारा सपोर्ट करो, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है सेकंड, लेकिन भारतीय लोग विरोध करने, मतलब सपोर्ट करने को वर्ल्ड वॉर में तैयार नहीं। इसलिए साथियों, चूंकि अंग्रेजों का सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर में, 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने सपोर्ट करने से मना कर दिया। गांधी जी कह रहे हैं मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, और एक तो सपोर्ट नहीं किया, उल्टा गांधी जी ने सोचा कि ये बढ़िया समय है आंदोलन करने का, इन लोगों को इस समय आंदोलन करके यहाँ से भगा देना चाहिए। और तब 1942 में स्टार्ट हुआ साथियों भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? याद रखना, ये शुरू हुआ है बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से। ग्वालिया टैंक मैदान जो पड़ता है बंबई में, यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहीं पर गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक 70 मिनट का भाषण दिया। गांधी जी ने कहा कि अब या तो हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे, वरना हम मारे जाएंगे, हम गोलियां खा लेंगे अंग्रेजों की, लेकिन हम किसी भी हालत में अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करेंगे। और गांधी जी ने इसी भाषण में नारा दिया, करो या मरो का, डू और डाई। तो करो या मरो का नारा बहुत ही फेमस यहीं पर दिया गया और स्टार्ट हो गया साहब भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों को एक तो टेंशन थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ऊपर से ये आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, ऑपरेशन 0 आवर चला करके जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, जवाहरलाल नेहरू को भी अरेस्ट कर लिया। जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट करके अल्मोड़ा जेल भेज दिया, गांधी जी को अरेस्ट करके पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया, सबको अरेस्ट कर लिया। लेकिन फिर भी ये आंदोलन चला, जनता ने इस आंदोलन को चलाया। और इसी आंदोलन को चलाने में पहली बार टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, रेडियो का इस्तेमाल हुआ। पेपर में पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? तो वो थी उषा मेहता। याद रखना, उषा मेहता ने रेडियो का संचालन संभाला और गांधी जी के पुराने भाषण जो रिकॉर्ड किए गए थे उनको जनता को सुनाने का काम किया रेडियो के माध्यम से, और सब लोग इसको जो है सुनते थे, मोटिवेट होते थे, और बड़े पैमाने पे ये आंदोलन चला। ठीक है, और ये आंदोलन चला, धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ये आंदोलन भी धीरे धीरे स्लो हो गया, और फाइनली 1946 में आया कैबिनेट मिशन। 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था साहब? तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। ठीक है, कितने लोग थे इसमें? 3। कौन कौन से? A.V. अलेक्जेंडर पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तीसरे व्यक्ति स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो टोटल 3 सदस्यीय ये दल था। ठीक है, याद रखना। और ये कब भारत आया है? ये भारत आया है 1946 में। इनको क्यों भेजा गया था साहब? तो इनको इसलिए भेजा गया था क्योंकि 1945 में इंग्लैंड में हुए चुनाव, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 में, फिर चुनाव हुए। इस बार के चुनावों में एक नई चीज़ हुई, और वो चीज़ ये हुई कि इस बार के चुनावों में जो अब तक, यानी जो वर्ल्ड वॉर में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय इंग्लैंड के पीएम थे विंस्टन चर्चिल, और उनका रवैया भारत को लेकर के बहुत ख़राब था। उनका कहना था कि भारत गुलाम है ही नहीं। लोग उनसे, पत्रकार पूछते थे कि भारत के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप उन्हें आज़ाद क्यों नहीं कर देते? तो विंस्टन चर्चिल कहते थे वो गुलामी कहाँ है, कहाँ गुलाम है, बल्कि हम तो इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए, हम तो उनको ट्रेन बना के दे रहे हैं, हम उन्हें सड़क बना के दे रहे हैं, और बदले में थोड़ा बहुत ले भी लिया तो क्या दिक्कत है, ये तो होम चार्जेस हैं। वो कहते थे ये तो होम चार्जेस हैं, यानी भारत की लूट को जस्टिफाई करते थे। और विंस्टन चर्चिल का सीधा कहना ये था कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करूँगा जिसके समय में भारत आज़ाद हुआ हो। तो 1945 तक, जब तक विंस्टन चर्चिल रहे, भारत की आज़ादी को लेकर के कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 1945 में जब इलेक्शन हुआ तो इस बार
विंस्टन चर्चिल हार गए और एक नई पार्टी सत्ता में आई जिसका नाम था लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के जो पीएम बने वो थे क्लीमेंट एटली, और क्लीमेंट एटली का रवैया भारत को लेकर बढ़िया था। क्लीमेंट एटली ये कहना था कि हम भारत को जल्द से जल्द आज़ाद कर देंगे, और भारत की मांगों को जानने के लिए ही 1946 में भेजा गया कैबिनेट मिशन। इनका काम यह था कि जो भी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात सुनो, उनकी मांगें मानो और भारत को आज़ाद करो। तो ये सारा कुछ हुआ यहाँ पर, इसीलिए ये भारत आए थे। अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की इसमें, वो मैं जब डिटेल क्लास लूँगा तब आपको बताऊँगा। लेकिन एक मांग ऐसी थी जिसको कैबिनेट मिशन ने स्वीकार नहीं किया। जैसे कुछ मांगे तो इन्होंने हमें ऑफर करी, जैसे हम आपको औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे, आप आराम से शासन करिए और ज़्यादातर शासन में आपके ही लोग होंगे। इस तरीके की मांगे इन्होंने स्वीकार कर ली, और ये भी जो है लेकिन एक मांग ऐसी थी जिसको कैबिनेट मिशन ने नहीं माना, वो थी पाकिस्तान की डिमांड। क्योंकि इधर मुस्लिम लीग क्या कर रही थी कि हमें भारत के साथ नहीं रहना, हमें अलग देश चाहिए, भारत के मुसलमानों को अलग देश चाहिए। तो पाकिस्तान की मांग को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, और चूंकि इन्होंने अस्वीकार कर दिया पाकिस्तान की मांग को, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, इसीलिए 16 अगस्त 1946 को हुआ डायरेक्ट एक्शन डे। याद रखना, डायरेक्ट एक्शन डे, ये पेपर में पूछा जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ है? 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा हुआ है? मुस्लिम लीग के द्वारा। कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, मुसलमान ज़्यादा थे वहाँ पे। यहाँ पर भीषण दंगे हुए और इन दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए। मुस्लिम लीग ने बहुत सारे लोगों को मरवा डाला, और इन दंगों को कंट्रोल करने के लिए स्वयं गांधी जी गए, और गांधी जी ने आश्चर्यजनक रूप से इन दंगों को कंट्रोल भी कर लिया। इसीलिए गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा 1 मैन बाउंड्री फोर्स। तो ये सब भी हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा, ये सब भी काम करे गए। और फाइनली इसमें जो अगली डेट आती है साथियों, वो आती है 18 जुलाई 1947। अच्छा, 18 जुलाई 1947 से एक डेट और है, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। वो डेट है 3 जून 1947। 3 जून 1947। ये क्या है? ये है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना का मतलब हुआ भारत की स्वतंत्रता की योजना। और माउंटबेटन योजना में स्वीकार कर लिया गया कि भारत को बांट करके 2 हिस्सों में कर दिया जाएगा। एक हिस्सा भारत बनेगा और एक हिस्सा बनेगा पाकिस्तान। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया, और फाइनली 18 जुलाई 1947 को आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और इसके अंतर्गत भारत को आज़ाद कर दिया गया। तो इस तरीके से आया, और सबको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, इसके बाद गठन होता है संविधान सभा का, और फिर संविधान बनाने की कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा आधुनिक भारत था जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने आज की क्लास में, थोड़ी लंबी तो होगी आज की क्लास, लेकिन हमने जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी आधुनिक भारत की जो पेपर में पूछी जाती हैं, उन सब को मैंने आपको एक साथ यहाँ बता दिया। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा हमारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। आप चाहें तो इसको नोट्स भी इसके बना सकते हैं, या ऑब्वियस बात है आप इसे नोट करिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में आपको सवाल 100% मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास थी आधुनिक भारत की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और काम अगर अच्छा लगे तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है, इसका बेस बढ़ाइए। और मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, उसके माध्यम से आप मुझसे सीधे सीधे मिल सकते हो। मिलते हैं साथियों अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।